नमस्कार साथियों हिंदी ग्रामर की हमारी क्लास लगातार चल रही है आप सभी के लिए। आज की हमारी जो क्लास है 8वीं क्लास है, जिसमें आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। आज 3 महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो साथियों चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। विशेषण, भाई नाम से स्पष्ट है विशेषण क्या होता है। सामान्य बोलचाल में हम समझते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से, कि विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, आपका विशेषण कहा जाता है। और ये विशेषता बताता किसकी है? कोई भी विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो जब आप इसके की पॉइंट में, इसके प्रमुख बिंदुओं पर आएंगे तो हमको क्लियर होगा। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अर्थात ये जो विशेषण शब्द है ना साथियों, वो संज्ञा, सर्वनाम आदि की क्या करता है? विशेषता बताता है। जैसे हमने कहा राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। तो ये जो विशेषता है किसकी बता रही है? राम की बता रही है, और राम एक संज्ञा है। ठीक है। इसके जगह में यदि मैं कहूं वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत सुंदर, ये जो विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? वह शब्द की बताई जा रही है। अर्थात ये वह शब्द क्या है भाई? आपका सर्वनाम है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। इस तरह से विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अर्थात जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहेंगे। ठीक है। जो भी शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे। और विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया 2, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है भाई। जो शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे या उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। देखो, जो विशेषण क्रिया विशेषण या विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है। विशेषण बहुत ही सरल सी परिभाषा है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। अब आगे बढ़ें, विशेषण के भेद की ओर बढ़ते हैं कि विशेषण के कितने भेद किए गए हैं। तो साथियों, विशेषण को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एक तो है आपका पहला स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है तुलना के आधार पर। विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, स्थान, प्रयोग और तुलना के आधार पर। अब हम इन तीनों के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्थान के आधार पर। तो स्थान, साथियों स्थान के आधार पर ये जो विशेषण है, तो स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक तो उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या है? विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। विशेष्य, हमने विशेष्य किसको कहा? संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द रहते हैं वही हमारा विशेष्य कहलाता है। और विशेष्य के पहले जब कोई विशेषण लग जाता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ठीक है भाई। और दूसरा आता है विधेय विशेषण। तो विशेष्य के बाद में आने वाला विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। देखो,
विधेय विशेषण, जैसे मैंने यहां कहा कि राम सुंदर दिख रहा है, ठीक है, मैंने कहा राम सुंदर दिख रहा है, ठीक है भाई। आप देखो विधेय विशेषण क्या है, विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण। ये विशेष्य है राम और इसके बाद आ रहा है विशेषण। ये सुंदर शब्द जो है विशेषण को प्रदर्शित करता है क्योंकि राम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये सुंदर जो शब्द है वो राम के बाद आ रहा है, इसलिए ये जो वाक्य में विशेषण बताया गया है विधेय विशेषण है। यदि ये सुंदर शब्द राम के पहले आ जाता मान लो, तब ये उद्देश्य विशेषण हो जाता, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ये जो विशेषण है 4 प्रकार का होता है। क्या क्या 4 प्रकार का होता है? पहला है आपका साथियों गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है परिमाणात्मक या परिमाणवाचक विशेषण और चौथा इसमें आता है सर्वनामिक विशेषण। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का विशेषण है, गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। अब इनको एक एक करके हम देखें। सबसे पहले हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, रूप, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का जब बोध करते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात साथियों यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द चाहे वस्तु के आकार को बताए, चाहे उसके रंग को बताए, चाहे उनके गुण दोषों की विवेचना करे, उनकी स्थिति, उनके स्वभाव की, उनकी दशा और दिशा की, स्वाद, रंग, गंध की जब बोध कराता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, निचला, लाल, मोटा, गोल आदि, है ना। तो मेरे पास नए कपड़े हैं, भाई ये कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, नया है, ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है इसमें संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण अपने विशेष्यों, ठीक है, जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित संख्या का जब बोध कराता है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। देखो निश्चित संख्या, जैसे यह 3 प्रकार का होगा, निश्चित, अनिश्चित या अपूर्णांक। जैसे 10, 20, 30 ये निश्चित है ना, कुछ, कोई, ये सभी अनिश्चित है, ठीक है भाई। तीसरा इसमें आता है परिमाणात्मक या परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है भाई? तो तीसरा आता है भाई इसमें देखो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नाम से स्पष्ट है परिमाण या परिणाम जिसको बोले या परिमाण बोलते हैं हालांकि। तो जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का जब बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो इसमें भी वही है, या तो निश्चित मात्रा का बोध होगा जैसे 10 किलो, 20 किलो, या अनिश्चित मात्रा मतलब कुछ घी, कुछ ये दो, कुछ वो दो बोलते हैं ना भाई, एग्जैक्टली वो मात्रा पता ना हो उसको अनिश्चित बोलेंगे, और जब मात्रा निश्चित मात्रा में बात की जा रही हो तो वो निश्चित है, ठीक है। ये है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। चौथा आता है इसमें साथियों आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है इसको भी देख लो अच्छे से। तो जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उस क्षेत्र को सीमित कर दे। कहने का तात्पर्य है साथियों कि जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप, हमने पढ़ा है मौलिक, यौगिक, सर्वनाम वगैरह, है ना। तो जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप
किसी संज्ञा के पहले आकर उस क्षेत्र को सीमित कर देता है, तब वह जो सर्वनाम है, सर्वनाम न रहकर नामिक विशेषण बन जाता है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है भाई, कहने का तात्पर्य हमने देखा था मौलिक जो उसके मूल रूप से उत्पन्न होता है उसको मौलिक कहा जाता है, और जो मूल रूप से उत्पन्न न होकर वह क्या है, यौगिक होता है, योग से जब उत्पन्न हो उसको यौगिक कहते हैं। इस तरीके से जब वो उत्पन्न होकर किसी संज्ञा के पहले आता है और क्षेत्र को सीमित कर देता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसमें तीसरा है तुलना के आधार पर। तो तुलना के आधार पर विशेषण भी तीन प्रकार के आपको देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है भाई? एक तो मिलता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो पहला मूल अवस्था क्या है? तो विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है। ठीक है, जब कोई भी विशेषण अपनी मूल अवस्था में हो उसे मूलावस्था कहते हैं, और जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है तो वहां पर उत्तरावस्था कहा जाता है। ठीक है, अर्थात दो व्यक्ति या वस्तु की जब तुलना की जा रही है, ठीक है, तब वहां उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था या ये मध्य जो अवस्था होती है ना, वो जो डिग्री सुने हो आप, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, तुलनात्मक अवस्था या सुपरलेटिव उत्तम अवस्था, तो यही चीजें हैं। ठीक है, अब उत्तम अवस्था में दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जो है तुलना की जाती है। ठीक है, ये विशेषण हो गई साथियों, और विशेषण ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक्स आपको इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ विशेषण में है नहीं, और आप सभी को पता है विशेषण विशेष्य क्या चीजें हैं, आपको वो चीजें क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है क्रिया। क्रिया को भी देखते हैं, यहां से आपके प्रश्न भी बनते हैं क्रिया से। तो चलिए, जिस रूप से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। भाई, क्रिया मतलब काम होना, स्वाभाविक सी परिभाषा है, अर्थ स्पष्ट है। जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वहां पर क्रिया होती है। जैसे खेलना, भाई यहां खेलने का काम हो रहा है, चलना, चलने की क्रिया हो रही है, कूदना, कूदने की क्रिया हो रही है। अर्थात जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वहां पर क्रिया होती है, उसी को क्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिया समझ में आ गया। उसके बाद देखो, क्रिया के जिस रूप में या क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। याद रखना, क्रिया का जो मूल रूप है ना साथियों, वो धातु कहलाता है। कैसे? जैसे एक क्रिया हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप विशेष ध्यान देंगे, चलना, ये एक क्रिया है, चलना। लेकिन जब इसमें का ना प्रत्यय जब हट जाता है ना, तो ये जो चल है यही धातु है, चल धातु। और जब इसमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया बन जाता है। अर्थात क्रिया के जो मूल रूप है, ये चल जो शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको, यही क्रिया के मूल रूप है, और क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। चलना में चल हो गया, दौड़ना में दौड़ हो गया, कूदना में कूद हो गया, खेलना में खेल हो गया। ठीक है, तो ये धातु है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न आ चुका है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखना भाई। अब मूल क्रिया या धातु, इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसको भी विशेष ध्यान दीजिए, धातु भी आ रहा है, आप अब बदलाव आ गए है ना। मूल क्रिया, इसी को धातु कहते हैं। तो अभी हमने इसको बेसिक्स इंफॉर्मेशन देखी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं,
ठीक है, जैसे चल, दौड़, सो, रो, कह, बोल, पी। अब धातु से क्रिया का पद का निर्माण होता है। देखो, धातु से ही क्रियापद का निर्माण है। जैसे हमने यहां पर लिखा दौड़, और ये दौड़ ये धातु है ना। अब इसमें जब ना प्रत्यय हमने लगाया तब ये क्रियापद का निर्माण हो गया। देखो, दौड़ना। ठीक है, धातु स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। कोई भी धातु हो, चाहे चल हो, दौड़ हो, ये स्वतंत्र होती है। ठीक है भाई, धातु समझ में आ गया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और आपका ये जो धातु है, धातु के भेद की जब मैं बात करूं साथियों, तो धातु के 5 भेद किए गए हैं। देखिए, जब आप अपने हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो ना, तो इतना आपको डीप कोई नहीं बताएगा। आपको किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलता, शिक्षक भर्ती हो या सीजीटेट हो। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य हर वो ग्रामर के भाग जो आपके सिलेबस में है, गहन अध्ययन में करवा सकूं। धातु के बेसिक्स ही बताते हैं आपको, सिर्फ धातु की परिभाषा। लेकिन मैं धातु के प्रकार को भी इसलिए बता रहा हूं कि कभी पेपर में आ जाए तो आप मिस ना हो। ठीक है, तो धातु के 5 भेद किए गए हैं साथियों। क्या क्या 5 भेद है भाई? तो पहला है सामान्य धातु, दूसरा है सम्मिश्र धातु, तीसरा है व्युत्पन्न धातु, चौथा है अनुकरणात्मक धातु, और 5वां है नाम धातु। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले आता है सामान्य धातु। तो यह धातु धातु में न प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, इसे सरल धातु भी कहते हैं। जैसे देखो, जैसे सोना, सो एक शब्द, एक क्या है भाई? धातु है। सोना, गढ़, बजाना, ये सब धातु है ना। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और ये एक सामान्य धातु है। ठीक है, जिसमें न प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, जैसे चलना, गढ़ना। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा आता है व्युत्पन्न धातु। तो वह धातु या यह धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती। देखो, अब जब व्युत्पन्न धातु में कोई भी अन्य प्रत्यय लगाकर जब बना दी जाती है, तब वो व्युत्पन्न धातु कहलाता है। और ये जो धातु है साथियों, आप में उदाहरण से आप समझोगे। हंसवाना, पिलवाना, दिलाना, दिलवाना, अर्थात सामने से ये क्या की जाती है? दिलवाया जाए, कुछ भी करवाया जाता है, स्वयं नहीं करके दूसरों से जब करवाया जाता है, तब वहां पर व्युत्पन्न धातु आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा आता है इसमें नाम धातु। देखो, यह धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे गाली से गरियाना, है ना। संज्ञा सर्वनाम से उसी में विशेषता या विशेषण लगाकर बनाई जाती है। जैसे लालच से ललचाना, गाली से गलियाना, है ना। तो ये नाम धातु कहलाता है। याद रखना भाई, आ सकता है ना एग्जाम में, बिल्कुल सहज, सटीक सी, सरल सी परिभाषा के माध्यम से मैं बता रहा हूं। नाम धातु आ गया, तो इनमें से कौन सा नाम धातु है आप बता सको। गलियाना, ललचाना जैसे शब्द रहेगा तो आप बता सको कि ये नाम धातु है। ठीक है, चौथा आता है इसमें सम्मिश्र। सम्मिश्र धातु क्या है? तो यह धातु संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, अर्थात कोई भी संज्ञा शब्द रहेंगे, विशेषण या क्रिया विशेषण के जो शब्द रहेंगे, तो उसके बाद करना, कहना, देना, आना, मारना आदि शब्द पर, पद पर लगाई जाती है। जैसे करना तो नाम करना, छेद करना, हत्या करना। जैसे होना है, नाम होना, छेद होना, हत्या होना, या खाना है, मार खाना, रिश्वत लेना, हवा खाना। तो इस तरह से
सम्मिश्र जो धातु है लगता है। ठीक है, उसके बाद में इसी में पांचवा आता है साथियों अनुकरणात्मक धातु। तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातुएं कहलाती है। अर्थात जब ध्वनियों के अनुकरण पर कोई धातुएं बनाई जाती है, जैसे भिन भिनाना, भिन 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 एक ध्वनि आती है ना भाई, टन 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 करता है, टन टनाना, हिन हिनाना, तो ये अनुकरणात्मक धातु है। ठीक है, उसके बाद में देखो कर्म के आधार पर अब धातु के इसमें क्रिया के भेद देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए हैं। धातु तो हमने देख लिया, अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है साथियों तो यही क्रिया है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया को सिर्फ दो भेद किए गए हैं। कर्म के आधार पर धातु के दो भेद, क्रिया ही धातु है ना, याद रखना, तो इसके दो भेद किए गए हैं। क्या क्या दो भेद किए गए हैं भाई? एक तो है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है। बहुत ही सरल सबसे पहले आप नाम से इसको जानो संगवारी हो, सकर्मक क्या होता है। देखो, स माने साथ और कर्म मतलब कोई भी क्रिया, जहां पर क्रिया साथ में हो अर्थात क्रिया हो उसको क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी परिभाषा है भाई, और जिसमें क्रिया साथ नहीं है वो अकर्मक है। इसको हम जानते हैं ना, लेकिन अब हम हिंदी में आते हैं तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। देखो, यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, कोई भी क्रिया है, जैसे इस यहां पर इस एग्जाम्पल में देखो राम पत्र लिखता है, पत्र का प्रभाव लिखने पर पड़ रहा है, मतलब राम क्या कर रहा है? यहां पर पत्र लिख रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया। दूसरा इसी में देखो कार्य का संबंध कर्ता से होता है, यहां पर कार्य क्या है? लिखने का कार्य है, और कर्म ये आपका कर्ता कौन है? तो राम है। तो राम क्या कर रहा है? लिख रहा है, अर्थात कर्ता का जो संबंध है, कार्य का जो संबंध है कर्ता से है। ठीक है, ये सकर्मक में होता है। जिस क्रिया में कार्य हो वो सकर्मक है। जिस क्रिया में अर्थात राम पत्र लिखता है, ये क्रिया है जिसमें काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है भाई? पत्र लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, देखो क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर जब उत्तर आता है तब सकर्मक होता है, जैसे राम फल खाता है। अब मैं यहां पर बताऊं सकर्मक अर्थात कोई भी जब कार्य हो रहा हो तब सकर्मक है। पहली बात तो आपको पहचानने के लिए। दूसरी बात, यदि क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, यदि ये प्रश्न का उत्तर उस वाक्य से आ जाए साथियों तो वो सकर्मक होगा। जैसे राम पत्र लिखता है, मैं इससे प्रश्न किया हूं, इस लाइन से मैंने प्रश्न किया कि क्या करता है, तो उत्तर आया पत्र लिखता है, अर्थात यदि उत्तर आ जाए तब सकर्मक है। क्या में यदि प्रश्न पूछ रहे हो, यदि उत्तर आ जाता है तो सकर्मक है, और उत्तर नहीं आता तो अकर्मक है। तो ये सकर्मक समझ गए, अर्थात जिसमें क्रिया हो वो सकर्मक है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें अकर्मक। भाई नाम से स्पष्ट है ना, जिसमें क्रिया नहीं है, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर अर्थात कर्म पर नहीं पड़ता है
उसको अकर्मक। अर्थात साथियों, क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर जब प्रभाव पड़ता है, जैसे राम जाता है राम क्या करता है, जाने का काम, यहां पर क्रिया क्या है, जाना है। तो जिस क्रिया का प्रभाव इसके कर्म पर, जाने पर न पड़ के राम पर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, तो वो क्या है भाई, अकर्मक क्रिया है। देखो, राम जाता है, कुछ जा रहा है, हालांकि ये जा रहा है, लेकिन यहां पर जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, चुपचाप जा रहा है ना। था जिस क्रिया में कर्म ना हो, यहां पर कर्म नहीं दिखता। घोड़ा दौड़ता है, क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या और क्यों से प्रश्न पूछने पर जब उत्तर नहीं आता, तो घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है। ये आ तो रहा है, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक कहलाएगा। अर्थात जिसमें क्रिया नहीं है वो अकर्मक, और जिसमें क्रिया है वो सकर्मक। ठीक है। अब ये जो सकर्मक क्रिया है साथियों, ये दो प्रकार का होता है। सकर्मक क्रिया आपका दो प्रकार का होता है, सभी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। एक तो एक कर्मक और द्विकर्मक। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखें एक कर्मक क्या होता है। तो जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वह क्रिया जिसमें केवल एक ही कर्म होता है उसको एक कर्मक कहते हैं। जैसे इसमें देखो, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, केवल एक ही कर्म हुआ यहाँ पर, हिंदी पढ़ाने का अध्यापक द्वारा, इसलिए यह एक कर्मक कहलाता है। द्विकर्मक देखो, इसी में द्विकर्मक क्रिया, तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, इसमें अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पे अध्यापक छात्र को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पे दो कर्म देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में द्विकर्मक क्रिया होगा। अर्थात अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई द्विकर्मक, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई एक कर्मक। ठीक है। इसके बाद में आता है साथियों, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अब अर्थ के आधार पर क्रिया के अनेकों भेद हैं, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया क्या है भाई? इसमें क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है। देखो, क्रियार्थक क्रिया में क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है। जैसे कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो हम ऐसी एक बोलचाल में जो बोलते हैं ना कि कसरत करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, सुबह दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है ना। ये जो स्लोगन वाक्य जैसे जो शब्द रहते हैं ना, वो सभी किस में आते हैं भाई? क्रियार्थक क्रिया में आते हैं। अर्थात इसका प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, नाम से स्पष्ट है भाई, प्रेरणा से संबंधित है। ये प्रेरणा जब मिले तो इसमें कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाई जाती है। देखो, ये प्रेरणार्थक में क्या है भाई? काम स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता है। ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। राम पत्र लिखवाता है, मोहन गाड़ी चलवाता है ना, खुद नहीं चलाता, दूसरों से वो चलवा रहा है। अर्थात यहां पर प्रेरणात्मक
प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया में देखो, इसमें भी प्रेरणात्मक क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक। और प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से करवाई जाए, इस क्रिया में धातु में लाना आना जोड़कर बनाई जाती है। प्रथम प्रेरणार्थक में सामने वाले से करवाई जाती है, जिसमें लाना आना जोड़ा जाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है भाई, जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से करवाई जाती है उसे द्वितीय प्रेरणात्मक कहते हैं। इस क्रिया में वाना जोड़कर बनाई जाती है। तो राम पत्र लिखवाता है, ठीक है, मोहन खाना बनवाता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है। क्रिया के कुछ और अन्य भेद हैं, मैं इसलिए इन सबको बता रहा हूं साथियों, आपका कहीं से भी उठा देता है क्रिया में। क्रिया के अन्य भेद में देखिए, सबसे पहले आता है पूर्णकालिक क्रिया। अब पूर्णकालिक क्रिया क्या है भाई, तो जब पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद में दूसरी क्रिया होती है तो वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। अर्थात जैसे ही एक क्रिया खत्म हुआ दूसरा क्रिया शुरू हो जाती है। तो यह क्रिया धातु में कर के जोड़कर बनाई जाती है। जैसे देखो, राम भोजन करके सो गया, पूर्णकालिक में जैसे ही एक क्रिया खत्म हुआ दूसरा क्रिया शुरू हो गया। जैसे राम भोजन करके, देखो राम भोजन करके तुरंत पहले वो एक क्रिया किया, भोजन किया, फिर सो गया, अर्थात एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरे क्रिया यहां पर हो रहा है। राम भोजन किया फिर सो गया, है ना, दो क्रिया, एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है। वैसे ही इसमें देखो, भावेश पानी पी के सो गया, एक क्रिया किया भावेश ने, पानी पिया, उसके तुरंत बाद सो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में आता है देखो संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है। जहां आवाज या ध्वनि में बल लगाना पड़े वहां पर होता है संयुक्त क्रिया। जैसे जाने दो, रीना खेलती कूदती रहती है, खेलती कूदती, देखो यहां पर जोर देना पड़ रहा है भाई इस वाक्य में। दिव्या कंप्यूटर चलाती रहती है यहां पर, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे संयुक्त क्रिया, अर्थात जिसको उच्चारण करने में जोर देना पड़ता है जिस क्रिया को। ठीक है। दो के देखो, खेलना और कूदना, यहां पर दो क्रिया जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया है। उसके बाद साथियों सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है भाई, तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर भाव को स्पष्ट करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात साथियों मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जब वो भाव को बताता है, जैसे मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, सहायक क्रिया। वे हंस पड़े थे, ठीक है, ये सभी सहायक क्रिया में आते हैं। उसके बाद है कालवाचक। तो भाई कालवाचक क्रिया, तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है उसे कालवाचक कहते हैं। क्रिया के समय की बात की जाती है। तो मोहन अभी अभी पत्र लिखा है, इस तरह से हम कालवाचक में बदल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है साथियों अविकारी अवयव या अविकारी अव्यय शब्द। ठीक है। इसको भी देख लीजिए, अविकारी अव्यय शब्द को एकदम छोटा सा दो लाइन में, तो जो शब्द या लिंग वचन कारक से अप्रभावित रहते हैं उसको अविकारी या अव्यय कहते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। चलिए आप देखो इसमें क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है भाई, हमने विशेषण देखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ा था।
अब जब बात आती है क्रिया विशेषण, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से 4 प्रकार के क्रिया विशेषण के भेद किए गए हैं और इन चारों भेदों को हम बता देते हैं। सबसे पहले आता है साथियों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, लेकिन इन चारों को बताऊं इसके पहले मैं क्रिया विशेषण को एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा, तब आप समझोगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे पहले तो यहां पर कोई भी क्रिया, जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा मोहन नाचता है, मोहन नाचता है। ये क्रिया का कौन सा है यहां पर? नाचना। अब जब ये नाचना क्रिया है तो यहां पर जब इनकी विशेषता बता दी जाए, क्रिया नाचने की विशेषता बता दी जाए, तब वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। और विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण ना, तो यहां पर नाचना के ठीक पहले यदि हमने अच्छा शब्द डाल दिया तो क्या बन गया? मोहन अच्छा नाचता है। तो यही क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई ना, नाचने की विशेषता बताई, कैसे नाचता है? तो अच्छा नाचता है। ये हो गया क्रिया की विशेषता। ठीक है, अब ये क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। अब इन भेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले है भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला आता है स्थानवाचक। तो देखो, जो क्रिया विशेषण स्थिति या दशा का जब बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें एक तो दिशा बोधक आता है, जैसे हर तरफ, जिधर, इधर उधर, दाएं बाएं, सभी दिशा को बताता है। और दूसरा आता है स्थिति बोधक, जिसमें बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे पीछे, दूर, पास जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है कालवाचक। काल मतलब यहां पर समय की बात होती है। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो जिस क्रिया के समय का जब बोध कराए वहां कालवाचक होगा। जैसे समय बोधक में आज, कल, परसों। अवधि बोधक कल भी, कभी भी या निरंतर, सतत, नित्य, हमेशा। पुनः पुण्य बोधक में बार बार, प्रतिदिन, कई कई बार जैसे शब्द आपको कालवाचक में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक में काम कैसी हो रही है का बोध कराता है। जैसे कारण बोधक अतएव, अतः, निषेध, मत करना, नहीं, ना। या स्वीकार बोधक ठीक, अच्छा। या प्रकार बोधक में परस्पर, अचानक, यूं ही जैसे शब्द आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में साथियों आपके 5 इसमें भी भेद हैं। पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, क्रिया क्रम बोधक, आधिक्य बोधक या न्यून बोधक। देखो, पर्याप्ति में केवल, बस। तुलना में कितना, जितना। और क्रम में एक एक करके यथावत, क्रमानुसार। आधिक्य में भारी, बहुत, अधिक, कम, ज्यादा जैसे शब्द। और न्यून बोधक में कम, थोड़ा, जरा ऐसे शब्द जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है क्रिया विशेषण। ज्यादा कुछ नहीं है। क्रिया विशेषण को परिभाषा से जानो। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ गए। आज की क्लास में हम यही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हमने देख लिया है साथियों, क्या क्या देखा आज के वीडियो में हमने। तो सबसे पहले आज के हम इस सेशन में देखे क्रिया, और क्रिया के पहले भी देखे हैं विशेषण देखे, विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण। 3 चीजों का हमने आज अध्ययन किया।
सबसे पहले हमने देखा विशेषण क्या होता है, उसके बाद हमने देखा क्रिया क्या होता है, क्रिया के बाद हमने देखा क्रिया विशेषण क्या कहलाता है। इन तीनों को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे भाई। वीडियो को बार बार देखिए, आपके लिए 1 साल तक वैलिड है, पेड क्लास है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के शुल्क के साथ आपको ये जो क्लासेस है प्रोवाइड हो रहा है साथियों, आपके लिए ही ये क्लासेस मिल रहा है। अच्छे से पढ़ें, चाहे आप सीजी टेट की तैयारी में हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगले सेशन में क्लास 8 के लिए हम अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।